वेरी गुड इवनिंग गाइस। आज जो चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं वो है सोशलिज्म इन यूरोप और रशियन रिवॉल्यूशन। चैप्टर सेकंड है क्लास 9 का, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स जो सबको पता होना चाहिए इस चैप्टर के बारे में, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन बेटा, इसमें बहुत सारे ड्रामेटिक चेंज हुए थे सोसाइटी में, उनके समाज में, और बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स या आइडियाज थे जो कि ऐसा कोशिश कर रहे थे कि कुछ नए थॉट्स और नए विजन जो हैं वो सामने आए। इसमें तीन तरह के लोग थे बेटा, एक थे लिबरल्स, एक रेडिकल्स और एक कंजर्वेटिव्स। और लिबरल्स जो थे उनके मेन आइडियाज क्या थे, ये पेपर में आ जाता है बेटा, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। लिबरल्स में ये क्या है, ये इनका ऐसा मानना था कि ये सभी धर्मों में टॉलरेंस की बात किया करते थे। दूसरा, ये राजा के जो अनकंट्रोल्ड पावर है उसको अपोज करते थे, उनका विरोध करते थे, और ये हर इंडिविजुअल के राइट को सपोर्ट करते थे। और ये जैसे कि हमारे देश में इलेक्शन होता है तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होता है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होता है, ऐसी चीजों को सपोर्ट करते थे लिबरल्स लोग। और लेकिन एक कमी थी इनमें, ये लिबरल्स जो थे बेटा वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी में यकीन नहीं रखते थे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होता है, अगर कोई 18 ईयर्स का है या उससे ज्यादा तो उसे वोट देने का अधिकार है, इंक्लूडिंग विमेन। तो विमेन को वोट के हक में ये नहीं थे। और लिबरल्स लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट करते थे। इनका मानना था कि हाँ, लोगों के पास अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब बात करते हैं बेटा रेडिकल्स के बारे में। तो मेन आइडिया जो रेडिकल्स के बारे में है कि वो गवर्नमेंट बेस्ड, उनका कहना था कि गवर्नमेंट उनकी होनी चाहिए जिनकी मेजोरिटी है, मतलब जिसकी लाठी उसका भैंस। और ये इस चीज को अपोज करते थे कि कोई जन से ही जो है राजा नहीं हो सकता, जो सबसे ज्यादा पैसे वाला है वही फैक्ट्री ओनर रहेगा। इन चीजों को ये अपोज करते थे रेडिकल्स। इनमें से बहुत सारे थे जो सपोर्ट करते थे विमेन्स के सब्रोगेट मूवमेंट को। उसके बाद रेडिकल्स जो थे बेटा, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट करते थे, लेकिन सारी की सारी प्रॉपर्टी किसी एक ही के हाथ में हो ऐसा ये नहीं चाहते थे। अब बात करते हैं हम कंजर्वेटिव्स की। तो मेन आइडिया जो था कंजर्वेटिव का, ये अपोज करते थे दोनों को ही, लिबरल्स को भी और रेडिकल्स को भी। ये इनका ऐसा कहना था कंजर्वेटिव्स का कि जो पाथ से चलता आ रहा है वो सब बिल्कुल सही है, वैसा ही होते रहना चाहिए। और इनका ये भी कहना था कि जो चेंज है वो धीरे धीरे होना चाहिए, ना कि ऑल ऑफ ए सडन, अचानक नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं बेटा, ये माइंड में रखा जाना चाहिए कि एक एरा आया, एक समय आया जिसको कहा गया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति यानी उद्योग या इंडस्ट्री सेटअप हुए, बहुत सारे चेंजेस जो थे वो सोसाइटी में आए और इकोनॉमी में आए। इसमें ग्रोइंग प्रॉब्लम्स जो था, काफी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम थी, बेरोजगारी की प्रॉब्लम थी, लंबे लंबे घंटों तक काम करना पड़ता था, सैलरी या वेजेस भी बहुत कम थे, हाउसिंग की दिक्कत, सैनिटेशन साफ सफाई की दिक्कत। बहुत सारे लोग सोचते थे, कोशिश करते थे, सॉल्यूशंस निकालना चाहते थे कि ये सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कोई ना कोई आके निकाले। अब बात करते हैं हम बेटा सोशलिज्म या समाजवाद की। तो सोशलिस्ट जो थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के विरोध में थे और उनका आइडियाज अलग था सोसाइटी से। विदाउट प्रॉपर्टी जो है वो चाहते थे कि कुछ, इनका जो विजन था अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से दिया था सोशलिज्म का। रॉबर्ट ओवेन ने कहा कि भाई कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाना चाहिए हमें। कोऑपरेटिव कम्युनिटी मतलब जिसमें जो है सभी की भागीदारी हो। उसके बाद लुइस ब्लैंक ने कहा वो ऐसा गवर्नमेंट चाहता था ताकि कोऑपरेटिव को इंकरेज किया जाए और जो कैपिटलिस्ट थे यानी जो पैसे वाले पूंजीवादी थे उनको रिप्लेस कर दिया जाए। और थर्ड जो था बेटा कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल था। इसने आर्ग्यू किया कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो सभी की सभी कैपिटलिस्ट है, पैसे वालों की ही है इंडस्ट्री। तो कैपिटलिस्ट जो ओन करते हैं कैपिटल, वो इन्वेस्ट जो फैक्ट्रीज में इन्वेस्ट हो रहा है और प्रॉफिट जो है वो कैपिटलिस्ट का, ये वर्कर्स लोग काम करते हैं, पैसा वो कमाते हैं। इसलिए कैपिटलिस्ट जो है वो एक तरह से वर्कर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, यानी उनका फायदा उठा रहे हैं या उनका शोषण कर रहे हैं। मार्क्स को बेटा विश्वास था कि जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है ये वर्कर्स द्वारा ही खत्म करना चाहिए क्योंकि ये उनके अधिकारों का हक है। और सोशलिस्ट सोसाइटी जो है वो स्टैब्लिश करना चाहिए जिसमें समाज के सभी वर्ग बराबर हिस्सेदार हो, जहां सभी प्रॉपर्टी जो है सोशली कंट्रोल किया जाए, ना कि
कोई एक इंसान कंट्रोल करे। ऑटोक्रेसी से आप क्या समझते हैं, कई बार पूछ लेते हैं 1 मार्क्स में कि राजा राजा जो है वही राज करेगा और उसी के पास सारे पावर रहेंगे, यानी एब्सोल्यूट पावर। ऐसे सिस्टम को बोला जाता है ऑटोक्रेसी। ब्लडी संडे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में अक्सर ये पूछते हैं। तो लगभग 100 वर्कर्स मारे गए थे बेटा और 300 से ज्यादा लोगों को चोटें लगी थी जब वर्कर्स जो थे वो विंटर पैलेस के सामने प्रोसेशन कर रहे थे, तो पुलिस ने उन पे अटैक किया था और ये इंसिडेंट को ही कहा जाता है ब्लडी संडे, क्योंकि उस दिन संडे था और पूरे सड़कों पे खून ही खून बह रहा था। और उसके बाद एक सीरीज ऑफ इवेंट शुरू हो गई और वो जो इवेंट्स होती गई उसे ही बोला गया 1905 रिवॉल्यूशन। ड्यूमा ड्यूमा किसको कहा जाता है बेटा, जैसे हमारे यहाँ के संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है, वैसे रशिया के पार्लियामेंट को ड्यूमा कहा जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा गया था बेटा 1914 से 1918 में, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो लड़ा गया वो सेंट्रल पावर, एक टीम में सेंट्रल पावर्स थे और इन सेंट्रल पावर्स में कौन कौन सी टीमें थी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की। कई बार बच्चे गलती से बेटा इस ऑस्ट्रिया की जगह ऑस्ट्रेलिया लिख के आ जाते हैं, तो आप ऐसी गलती नहीं करोगे। ये ऑस्ट्रेलिया अलग कंट्री है और ऑस्ट्रिया बहुत छोटी सी एक अलग कंट्री है। तो एक साइड जो सेंट्रल पावर के नाम से जाने जाते थे, इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की थे, और दूसरे टीम में जिनको एलिड पावर्स के नाम से जाना जाता है, इसमें फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया थे। अगली बात हम करते हैं बेटा फेब्रुअरी रेवोल्यूशन का। ये क्रांति जो हुई थी फेब्रुअरी में हुई थी 1917 में। खाने का पीने का काफी दिक्कत हो गई थी वर्कर्स क्वार्टर में, इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट शुरू हो गया। सोल्जर्स जो थे उन्होंने ज्वाइन किया स्ट्राइकिंग, ठीक है, स्ट्राइक करना शुरू कर दिया। और इस खतरों को देखते हुए ही सार ने एब्डिकेट किया और प्रोविजनल गवर्नमेंट को बनाया गया। मतलब प्रोविजनल गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है बेटा जो परमानेंट गवर्नमेंट नहीं है, कि जब तक एक्चुअल में गवर्नमेंट नहीं बनती तब तक काम चलाओ जो गवर्नमेंट होती है उसे कहा जाता है प्रोविजनल गवर्नमेंट। इसलिए बेटा इस मोनार्क को नीचे गिराने के लिए ही रिवॉल्यूशन शुरू हुआ और उसी रिवॉल्यूशन, उस क्रांति को कहा जाता है बेटा फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं बेटा अप्रैल थीसिस। ये भी अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखेंगे कि ये अप्रैल थीसिस को ध्यान से पढ़े सभी बच्चे। तो अप्रैल 1917 में बेटा बोल्शेविक का लीडर था व्लादिमीर लेनिन। ये रशिया में वापस आ गया था, जिसको पहले देश निकाला दे दिया गया था। उसने 3 डिमांड रखी और उसी को कहा जाता है लेनिन्स अप्रैल थीसिस। पहला उसने डिमांड क्या रखा कि ये जो वॉर है बेटा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये बंद हो जाना चाहिए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, 1914 से 1918 तक। तो उसने सबसे पहले तो यही बोला कि ये वाला वॉर बंद हो जाना चाहिए। सेकंड था बेटा कि उसने बोला कि जो भी लैंड है, जमीन है, ये सभी जो है किसानों को दे दिया जाना चाहिए। और थर्ड बोला कि जितने भी बैंक है बेटा उन सबका नेशनलाइजेशन होना चाहिए। नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए। तो ये 3 डिमांड रखी थी लेनिन ने। उसके बाद बेटा 1917 में क्रांति हुई अक्टूबर में, उसी को बोला जाता है रिवॉल्यूशन ऑफ अक्टूबर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। जैसे जैसे जो थोड़े टाइम तक के लिए जो गवर्नमेंट बनी थी जिसे प्रोविजनल गवर्नमेंट कहा जाता था, और बोल्शेविक, इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े कन्फ्लिक्ट शुरू हो गए। लेनिन ने जोर दिया, एम्फेसाइज्ड मतलब क्या होता है, जोर देना। तो उसने बेटा जोर दिया, किस चीज पे जोर दिया कि भाई गवर्नमेंट के अगेंस्ट। और उसके बाद 24 अक्टूबर को अपराइजिंग शुरू हो गया और जब नाइट फॉल के टाइम पे सिटी जो था वो बोल्शेविक के कंट्रोल में आ चुका था और मिनिस्टर्स जितने भी थे गवर्नमेंट, प्रोविजनल गवर्नमेंट के, उन्होंने सरेंडर कर दिया था। अपराइजिंग जो हुआ बेटा, इसमें सिटीज जो थे, सिटीज का ब्रिंगिंग के लिए ये रिवोल्यूशन जो हुआ उसी को कहा जाता है अक्टूबर रेवोल्यूशन। उसके बाद इस क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि बेटा रिवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917 में क्या क्या चेंजेस आए। तो जो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी उनको खत्म कर दिया गया, ज्यादातर इंडस्ट्री और बैंक जो थे उनका राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइज कर दिया गया। जो लैंड जो थे बेटा उसको सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया और उसके बाद बैन कर दिया गया कि कोई भी ओल्ड टाइटल या एरिस्टोक्रेसी के लिए जो टाइटल दिए जाते थे उनको बैन कर दिया गया। रशिया ने साइन किया पीस पैक्ट, शांति का पैक्ट जर्मनी के साथ।
रशिया जो था वन पार्टी स्टेट बन गया और रशियन कम्युनिस्ट पार्टी जो था वही सिर्फ एक पार्टी थी। सेंसरशिप जो था सभी तरह की जिंदगी में वो इम्पोज कर दिए गए। उसके बाद सिविल वॉर जो था रशिया में शुरू हो चुका था। सिविल वॉर क्या होता है, अगर एक ही कंट्री के अंदर लोग आपस में अगर लड़ते रहते हैं तो उसको सिविल वॉर कहा जाता है, शीत युद्ध एक तरह का। तो जब रिवॉल्यूशन हुआ बेटा, तो जब रिवॉल्यूशन के बाद पूरा का पूरा रशिया डिवाइड हो गया था 3 ग्रुप में। एक थे बोल्शेविक, बोल्शेविक को द रेड्स के नाम से जाना जाता था। उसके बाद थे सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज जिसको ग्रीन्स के नाम से जाना जाता था। और थर्ड थे सारिस्ट, तो इनको व्हाइट के नाम से जाना जाता था। तो इस सिविल वॉर में जो स्टार्ट हुआ था रशिया में, तो ग्रीन और व्हाइट जो थे वो उसको कौन सपोर्ट करता था, फ्रांस, यूएसए और ब्रिटेन और जापान। और लूटिंग, बैंडिट्री यानी डाकूगिरी, फेमाइन, भुखमरी, ये सब कॉमन हो गया था उस सिविल वॉर में। उसके बाद कैसे रशिया की सोसाइटी सोशलाइज्ड हुई, सोशलाइज यानी सामाजिकीकरण कैसे हुआ रशिया का। आज के डेट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्री है, राष्ट्रपति जो है वो वहां के प्रेसिडेंट हैं। तो सबसे पहली चीज उन्होंने क्या किया था, अपने बैंक्स और इंडस्ट्रीज का नेशनलाइजेशन कर दिया था, यानी किसी एक पर्टिकुलर के हाथ में नहीं होता था बल्कि सरकार के हाथ में होता था वहां के बैंक्स और इंडस्ट्री। सेकंड, किसी एक के पास खेत नहीं होता था, कलेक्टिव फार्मिंग शुरू कर दी थी, मिलजुल के खेती करना। थर्ड, सेंट्रल प्लानिंग शुरू हो गया था, यानी 5 ईयर प्लान। हमारी सरकार भी 5 ईयर प्लान करती है बड़ा, कोई एक चीज जो है उसको प्लान करती है और 5 साल में उस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए वर्क करती है। एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप किया गया ताकि बच्चे लोग जो हैं वो स्कूल जा सके, शिक्षा प्राप्त कर सकें। पीजेंट जो है, किसान भी जो है यूनिवर्सिटीज में एंटर कर सके। जो क्रेच थे उनको स्टैब्लिश किया गया फैक्ट्री में, ताकि जो औरतें काम करने के लिए आती हैं तो उनके पास जो छोटे छोटे से बच्चे हैं उनका पालन पोषण वहां किया जा सके। अवेलेबिलिटी ऑफ चीप पब्लिक हेल्थ केयर किया गया ताकि हेल्थ केयर वाली जो है वो आम से आम इंसान जो है उसके पहुंच में हो जाए। मॉडल लिविंग क्वार्टर जो थे वर्कर्स को बना के दिए गए। और आखिर में बड़ा इस चैप्टर का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कलेक्टिवाइजेशन। कलेक्टिवाइजेशन मतलब एक तरह से अभी हम इसके बारे में सारी बातें कर चुके हैं कि स्टालिन ने शुरू किया था कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम रशिया में। इस प्रोग्राम के अंदर जो किसान थे बेटा उनको फोर्स किया जाता था, मजबूर किया जाता था कि वो अकेले अकेले खेती ना करे बल्कि सभी मिलके कलेक्टिव फार्मिंग करे। उसी को बोला गया उनकी लैंग्वेज में कोलखोर्स। तो ज्यादा से ज्यादा लैंड और इंप्लीमेंट जो था वो ट्रांसफर कर दिया गया ओनरशिप के बेसिस पे। कलेक्टिव फार्म ओनरशिप वाला खत्म कर दिया गया और कलेक्टिव फार्मिंग शुरू कर दिया गया। तो किसान जो थे बेटा वो लैंड पे काम करते थे और कोलखोश प्रॉफिट जो था यानी जो भी प्रॉफिट होता था उसको वो आपस में शेयर कर लेते थे। इस चैप्टर से बेटा जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको बताई हैं और इससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन छोटे या बड़े पूछे जा सकते हैं वो आप चेक कर सकते हैं और इसकी रिवीजन कर सकते हैं सो दैट आपको ये चैप्टर इजीली समझ में आए। थैंक यू वेरी मच।